दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने वही बिल्कुल आपका जो यूपी बोर्ड का पेपर था, जो 2020 का पेपर सेट 3 था, वही पेपर फिर से मैं उसका तीसरा वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पेपर मैं करा रहा हूँ वो पेपर आप उसी मेथड से उसी तरीके से सीखते जाइए और करते जाइए, आपका क्वेश्चन बहुत बेहतरीन से लगेगा। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से कीजिए। अगर आपके दिमाग में अब भी कोई ऐसा कोई संदेह हो कि हो सकता है कोरोना का जो प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है, संक्रमित होते जा रहा है, तो इसकी बात आप दिमाग में डाल लें कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि जिससे आपका क्लास या क्या नाम है पेपर हट सके। पेपर नहीं हटेगा, वो निर्धारित समय से होगा। 8 मई से आपके पेपर होने वाले हैं, कन्फर्म है कि 8 मई से आपका पेपर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो पेपर जितने भी हैं वो होंगे। और देखो CHSL का पेपर कल से स्टार्ट हो रहा है, अभी इस पर कोई नोटिस नहीं आया कि एग्ज़ाम के लिए पेपर टाल दिया जाए या कुछ, ऐसा कुछ नहीं। तो इस बात से आप बिल्कुल ही सतर्क रहें कि पेपर आपके होंगे। अपने दिमाग का ये कन्फ्यूजन निकाल दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं संक्रमित जो संक्रमण की संख्या हो रही है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम का जो डेट है फिर से हट जाए, ऐसा कुछ नहीं। आप सबके दिमाग में जो प्रोमेट वगैरह की ध्यान रखें आप ख्यालात, वो सब निकाल के आराम से पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ऐसी गड़बड़ी अगर आप करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमने दूसरे वीडियो तक आपको क्या कराया था, चार का खा करा दिया था। ठीक है, गांव में चलते हैं। कह रहा कि एक त्रिभुज ABC भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E 2, -1 और F 0, -1 है, तो बिंदु A के निर्देशांक 1, -4 है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले नंबर तो एक ट्रायंगल बनाइए आप। अब ट्रायंगल कह रहा है ABC है मेरे भाई, क्या कह रहा है ABC, A इसका नाम रख दिया, इसका नाम B रख दिया, इसका नाम C रख दिया। जहां पर ये क्या कह रहा है कि A और AC का मध्य बिंदु कुछ है, और इसमें AB का भी मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु आपका F है, जिसके निर्देशांक तो बिल्कुल हम इस तरह से कुछ कर देंगे ताकि ये इसके पैरेलल हो जाता है। और यहाँ पर इसका जो वैल्यू है 2, -1 दिया हुआ है, और इसका जो वैल्यू है 0, -1 दिया है, जबकि यहाँ पर A का वैल्यू 1, -4 दिया। ठीक मेरे भाई, तो ध्यान में रखने की चीज़ें क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए आपको इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं इस बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल और छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल में एक रिलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। कैसे, छोटे त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कितना गुना होता है वो मैं आपको क्या नाम है त्रिभुज के किसी क्वेश्चन में बताया हूँ या बताऊंगा। ठीक है, शायद मैं बता चुका हूँ, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं कहता हूँ कि ये मध्य बिंदु है A और B का मध्य बिंदु हुआ, ये A और C का मध्य बिंदु F हुआ, तो जब इस तरह के वैल्यू आ जाते हैं तो आपको मैं बता दूं मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र होता है, निर्देशांक का जो सूत्र होता है का सूत्र होगा क्या होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लेते हैं अगर हमसे B का निर्देशांक चाहिए, B का निर्देशांक अगर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, हम यही कहते हैं क्या ये चीज होता है। देखिए B का निर्देशांक नहीं E का लिखिए, सबसे आसान तरीका, और आपको मैं क्लियर कर दूं। E का निर्देशांक मतलब कितना हो जा रहा है 2, -1। अब 2, -1 जो निकला होगा वो x1 + x2/2 बराबर कितना 2। तो x1 का जो वैल्यू है ये x1 यहाँ मान लीजिए, और x2 यहाँ पर x2 मान लीजिए, और y2। तो मैं कहता हूँ आपसे कि x1 की जगह पर 1 हुआ और x2 की जगह पर x2/2 बराबर कितना हो गया मेरे भाई 2 हो गया। तो 1 + x2 बराबर 2×2 4 हो जाएगा, और x2 बराबर 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। तो x3 का मान निकल गया, x2 का मान निकल गया। एंड यही काम यहाँ पर करेंगे y1 + y2, y1 का मान कितना -4 है, प्लस y2 की जगह पर y2 बराबर कितना दिया इसका वैल्यू -1 दिया है। तो -4 + y2 = -2 हो जाएगा, y2 = -2 और प्लस उधर से आएगा -4 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, y2 बराबर कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं B के निर्देशांक निकल गए मेरे भाई। B के निर्देशांक जो निकले वो कितना निकले हैं, वो आपका वैल्यू निकला है कितना 3, 2 निकल गया। ऐसे सेम टू सेम आपको कौन सा अपनाना है, यानी A और C का यूज करके आप F का वैल्यू निकालते हो। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ x3, y3। बात इतनी समझ में आ गई। अगर मैं कहता हूँ मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ F का निर्देशांक
एफ का निर्देशांक कितना दिया मेरे भाई 0, -1। यहाँ पर ये x का मान है, ये y1 यानी x का मान है, ये y का मान है। x1 प्लस x2 हम यूज करते हैं, फार्मूला ये हमारा x1 प्लस x2, लेकिन यहाँ पर हम x1 की जगह पर अब यूज करने वाले क्या हैं 1 करने वाले हैं, और प्लस x3/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना इसका वैल्यू आएगा यहाँ पर 0, x का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ मैं 3 ही लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 3 लिख दूंगा, 0 है या 0 से यानी 1 प्लस x3 इक्वल कितना हो जाएगा 2 शून्य शून्य हो जाएगा, x3 बराबर क्या हो जाएगा -1 हो गया, ये x का मान निकल गया। अब यहाँ पर हम y के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे y के लिए, y1 प्लस y3 हम यहाँ पर करेंगे, और y2 बराबर कितना हो जाएगा -1 होगा मेरे भाई। y1 का वैल्यू कितना -4 और प्लस y3 इक्वल माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आपका कितना हो जाएगा 4, तो -2 होगा, y3 बराबर कितना हो जाएगा -2 और +4 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस तरह से हमारा किसका मान निकलेगा, यहाँ पर जो वैल्यू आपको निकालना था वो कितना निकल गया, x1 का मान -1 और x2 का मान कितना हो गया, इतना हो गया। इस तरह से आपके त्रिभुज ABC के तीनों के शीर्षों के निर्देशांक निकल गए, और त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक जब निकल जाते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र इससे पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूँ। ये होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 एंड y2 माइनस y3 और प्लस x2 एंड y3 माइनस y2 एंड x3 y1 माइनस y2। ये आपका हो गया फार्मूला। अब देखिए मैं फार्मूला याद करने का भी तरीका बता दिया हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलो अब मैं लिखता हूँ क्या हूँ 1/2 लिख दिया। अब यहाँ पर x1 की बात करता हूँ, तो x1 जहाँ से स्टार्ट करने का मन करें यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, x1 y2 माइनस y2 ये हो गया, और माइनस y3 की बात करेंगे तो ये इतना हो गया, प्लस x2 की बात करेंगे x2 3 हो गया हमारा, और यहाँ पर y3 y1 y2 y3 के बाद 2 हो गया, और y2 की बात करें तो कितना हो जा रहा है y3 माइनस यहाँ y1 है, ये y1 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस x3 की बात करें तो -1 है, और यहाँ पर क्या है y1 है, क्या है y1 की बात करें अगर हम तो -1 हो जाएगा, और y2 की बात करें तो -2 हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2, और ये हो जाएगा कैंसिल होके 0, तो 0 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, 4 और 2 6, 6 3 18 हो जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं 4 और 2 6, -6 माइनस का +6 हो जाएगा, 18 और 6 कितना हो जा रहा है 24 हो जा रहा है, फिर आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 वर्ग इकाई, यहाँ वर्ग यूनिट या इकाई जो भी हो। तो इस तरह से आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जो था वो भी मैंने बता दिया फिर से, और आंसर भी आ गया। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, इसको मैं मिटा लूँ। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये चौथे खंड का लास्ट क्वेश्चन घा है, कह रहा का यदि साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 4/5, तो देन 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा sec थीटा प्लस 4 cot थीटा फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो मतलब इसका मान क्या होगा मेरे भाई, कह रहा क्या कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का वैल्यू ज्ञात करना। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पहले नंबर तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना, साइड, तीनों साइड आपके ट्रायंगल के मालूम होने चाहिए। अगर मान लेते हैं ये आपका थीटा, ये ए और बी सी आपने कह दिया, तो साइन थीटा बराबर कहीं ना कहीं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हेपिटेनियस होता है। तो ये आपका कितना हो गया 5 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 4 हो गया, तो इसको निकालना है। तो 5 यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस, अगर मैं आपको कहूँ बेस वैल्यू बराबर क्या होता है, हेपिटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25 - 16, 25 - 16 मतलब 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 3। चलिए इतना तो आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, इतना दिखाएंगे आप करके जरूर। अब देखिए यहाँ पर 4 tan थीटा की बात करें हम, तो यहाँ पर हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी P/B हो जाता है, और -5 काश की बात अगर हम करें तो बेस बटे क्या हो जाता है, बेस बटे परपेंडिकुलर एंड हेपिटेनियस हो जाता है। नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल इसी का अपोजिट h बटे क्या हो जाएगा b, और प्लस बिल्कुल इसी का अपोजिट यानी 4 × b/p, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको लंब और कर लिखना तो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। 4 हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम करें तो इसका मान भी 4 है, इसका मान करें तो 3 हो जाएगा, -5 × b का वैल्यू, अगर हम आपसे कहें b का वैल्यू 3 है, अगर मैं आपसे कहूँ h का मान तो 5 है, फिर नीचे आ जाते हैं भैया। फिर नीचे आने का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, बिल्कुल सही है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर बाई बेस 3y कितना हो जाएगा, 3y तो होगा नहीं, 3y नहीं, ये हो जाएगा कितना, बिल्कुल आपका h का मान, चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है 3 है, और प्लस 4y कितना हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है 3 है, और p का वैल्यू कितना है 4 है। थोड़ा सा इधर लिखने की वजह से ना
ये थोड़ा सा गंदा हो गया है। देखिए इनका इसमें करेंगे तो बाई 3 और इसका इसके साथ कर देंगे तो -3, ये हो जाएगा 5/3 और प्लस यही से कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 3 हो जाएगा। बात इतनी आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए 3 का 9 में करेंगे तो 16 - 9 और बाई 3 हो जाएगा और 3 3 जा 9 यानी 5 + 9/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये कितना बचेगा, यानी 16 में से 9 गया, 9 7 16 हो जाता है, ये हो जाएगा और 9 5 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1/2। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसा भी कर सकता है। तो सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव दैट 1/2। तो प्रूव करने के लिए भी पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते भाई। देखिए थोड़ा सा आवाज़ होता होगा तो आप उस पर ज़्यादा नोटिस ना कीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो 5वें खंड पे चल रहे हैं। बिल्कुल 4 नंबर के क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक वीडियो देखना शुरू नहीं किए होंगे तो अगर आपकी इच्छा हो कि हट जाते हैं तो मत हटिएगा, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन आपको 4 नंबर में मिलने वाले हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल रखता है और बीजगुणनखंड विधि द्वारा इसको हल भी करना है। बहुत बेहतरीन। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कहीं ना कहीं आपको विलोपन मिलेगा, कहीं ना कहीं प्रतिस्थापन मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको वज्र मिलेगा। मतलब तीनों में से कोई एक सिस्टम से आपको क्या करना है, यानी कि 2 वेरिएबल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये भी पूछ सकता है। और उसके जो हमारे इक्वेशन दिए रहेंगे, 2 वेरिएबल इक्वेशन दिए रहेंगे, उसकी प्रॉपर्टी भी 3 होते हैं, मैंने आपको बताया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक हमारा लीनियर इक्वेशन का वीडियो मैं बना चुका हूँ। उसमें काफ़ी क्वेश्चन जो आपके वर्ड प्रॉब्लम के होते हैं, जैसे दादा माई पे आधारित, संख्याओं पर आधारित, ज्योमेट्री पर आधारित, कि मतलब एक नाव इधर जा रही उधर, ये सब पे आधारित क्वेश्चन में करा दिया हूँ। तो आपकी इच्छा हो तो वहाँ पे जाके बेसिक से सीखिए। दोनों अंकों वाला, 2 अंकों को जोड़ने पर, उनके अंकों को उलटने पर, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने करा दिया। तो आपकी इच्छा है तो वहाँ पर जाके आप सीखिए, अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए और यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को सीख सकें। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्वेशंस हमारे जो दिए हैं वो इक्वेशन से दिए हैं कितना, 2x + 3y = 7, इक्वेशन नंबर 1, एंड 6x + 5y = 11, इक्वेशन नंबर 2। देखिए एक अद्वितीय हल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं कहता हूँ क्या, एक अद्वितीय हल है। पहले आप एक काम कीजिए, A1 निकालिए। A1 कैसे निकाला जाएगा मैं एक बार कंपेयर करके बताऊंगा, फिर भी मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया बेसिक से बताऊँ, पूरा थ्योरी तक बता दिया हूँ, तो वहाँ पर आप जाके एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या चैनल के लोगों जो चैनल पे फोटो दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, फिर आप जाइएगा वीडियोज़ मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर वीडियोज पे जाइएगा, प्ले लिस्ट बना है, प्ले लिस्ट पे आप जा सकते हैं वहाँ से भी। तो जिस पे भी जाएंगे तो वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाएंगे, क्लास वाई क्लास 10 की चीज़ें हैं, हाँ कंपटीशन की चीज़ें हैं, क्लास 12 की चीज़ें हैं, मैथ साइंस वगैरह सब, तो आप वहाँ से जाके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपको खोजने में दिक्कत है तो वहाँ पर, ठीक है। और उसके जो बैनर लगा रहता है आगे जो आपको वीडियो के पहले दिखता है, तो वहाँ पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन है, करीब 1000 के लगभग भी पहुँचने वाला है। तो आप ध्यान में रखते हुए पढ़िए, अच्छे से सीखने को मिल जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बहुत बेहतरीन से सीख लोगे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा लीनियर इक्वेशन में, तो कभी पूरे जीवन में नहीं हो सकता। ठीक है, और मैं एनसीईआरटी और प्लस मनोहरे की जो बुक है, दोनों के क्वेश्चन को लेकर और जो अनसाल के क्वेश्चन है सभी को लेकर, जो एग्जाम में जितने क्वेश्चन है सभी को मैं करा दिया हूँ। चाहे वो क्या नाम है चाल दूरी का हो, चाहे वो क्या नाम है आपका संख्या पर आधारित किसी भी प्रकार का हो, या फिर 2 अंकों के योगफल अंतर का हो, या 2 संख्याओं का योग या अंकों का योग है उनके संख्याओं को पलटने पर, ऐसे मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं पार्ट वाइज में लीनियर इक्वेशन का पार्ट 1 2 वेरिएबल करके ऐसे डाल दिया हूँ। तो आप देखिए वहाँ पर, देखिए मैं ऐसे क्या करता हूँ कि इसकी तुलना पर ये इधर लेकर आऊँगा, ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, मैं इसको ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 0। अब मैं कहता हूँ कि तुलना, एक ही मैं सिर्फ बताऊँगा, बाकी तुलना नहीं करूँगा। ठीक है, कि तुलना a1x + b1y और प्लस c1 = 0 से कराने पर तो यहाँ पर क्या बात आ जाती है, अगर आप कराते हैं तो यहाँ पर a1 बराबर क्या निकल गया 2, और b1 बराबर कितना निकल गया 3, और c1 बराबर क्या निकल गया, c1 बराबर कितना हो जाएगा -7। देखिए a1 की बात करें तो इससे मैं दूसरे पेन से आपको दिखाना चाहूँगा। मैंने आपसे क्या कहा, अगर a1 की बात करते हैं इतना, b1 की बात करते हैं इतना, और c1 की बात करते हैं तो चिन्ह सहित आपको देखना है। ठीक है, चिन्ह सहित आपको देखना, तो c1 मान इतना आएगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ क्या, a1 बराबर 2, b1 बराबर कितना 3, एंड c1 बराबर कितना 7, -7। उधर लेकर जाएंगे तो -7 हो जाएगा। फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप दोनों का रेशियो लेंगे तो साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ आपसे, a2 बराबर क्या हो जाएंगे, a2 बराबर 6 हो जाएंगे, एंड b2 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एंड c2 बराबर कितना हो जाएगा -11। बिल्कुल सही हो गया, इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ये 5 ही है, ये 5 ही है,
ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है एक आदित्य हल के लिए, एक आदित्य हल के लिए, एक आदित्य हल के लिए क्या करना पड़ता है मेरे भाई, मैंने आपको फार्मूला बताया, उस वीडियो को आप जाके जरूर देखिए। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के बराबर, मतलब ये कंडीशन उस पर लाई करना चाहिए। जो आपने वेरिएबल के कोफिशिएंट निकाले हैं, उन वेरिएबल के कोफिशिएंट का A1 का A2 के साथ रेशियो लीजिए और B1 का B2 के साथ रेशियो लीजिए। जो वैल्यू आना चाहिए दोनों कभी इक्वल नहीं आने चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक आदित्य हल होगा। चलो करते हैं। 2/6 हो गया और ये मैं देखता हूँ कितना, 3 कितना हो जा रहा, 5, 2 3 6 हो गया, तो 1/3 हो जा रहा है और 3/5। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? इम्पॉसिबल, कभी नहीं है। तो इस बात से ये प्रूफ हो गया कि क्या है, एक आदित्य हल है। दूसरी बात, अगर आपको बीज गुणनखंड विधि से सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए तो आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा मेरे भाई। आप वहां पर जाके वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से मैं कैंची वाला मल्टीपल का रूल बताया हूँ। आप वहां पर जाके देखेंगे ना तो बहुत बेहतरीन से आप सीख लेंगे चीज़ों को। बहुत बेहतरीन रूल में बताया हूँ, इसीलिए मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ तो आपकी जिम्मेदारी है ना, कुछ जाके वहाँ सीखिए आप। मैंने तो एक आदित्य हल का फिर से मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप यही बात, अगर आपको कैंची का रूल पर सीखना है और जीवन में कभी भी बीज गुणनखंड विधि का कभी भी फार्मूला नहीं भूलना, तो वहाँ पर आपको जाके पढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर भी कर दीजिए यार दोस्तों में। 4 नंबर के क्वेश्चन है मेरे भाई। खा नंबर की बात अगर मैं करूँ तो खा नंबर में क्या आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कह रहा 10 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खंड को 3:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित कीजिए और रचना भी लिखिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 5 का खा नंबर है, यानी कि आपको देखना क्या है कि पहले नंबर 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिएगा स्केल के जरिए। ये अंदाजिया वाला काम मत करना, ठीक है, अंदाजिया वाला काम। तो इसमें आपको अंदाज से कोई काम नहीं करना है, बिल्कुल स्केल का प्रयोग करके आप 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए लीजिएगा और उसका नाम रख दीजिएगा AB रख दीजिएगा, ठीक है। अब इसको 2 भागों में विभाजित करना है और 2 भागों में विभाजित जो करना है कि ये 3:2 के, यानी 3:2 का मतलब हो गया 3:2 के अनुपात में इसको काटना है। अब ये काटने के लिए आपको ऐसा तो नहीं करना है कि आप स्केल से नाप के करेंगे, नहीं, ये आपको प्रकार की सहायता से करनी है, हाँ, कंपास के सहारे से करना। अब करेंगे कैसे, पहले नंबर तो इसको न्यून कोण पर एक ऐसे न्यून कोण यहाँ बनाइएगा, यानी इस बिंदु पर एक न्यून कोण को आंतरित कीजिएगा, बनाइएगा। तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है, कम से कम आप 45 अंश ही रखिएगा न्यून कोण, चाहे वो आप क्या प्रकार की सहारे से यानी कंपास के सहारे से कीजिएगा या तो फिर आप चादे के सहारे से कीजिएगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब ऐसे एक लाइन, एक किरण खींचिएगा। किरण खींचने के बाद आप इस किरण को ऐसे कुछ रख दीजिएगा, इसका नाम रख दीजिएगा x, यानी ये किरण हो गया AX। यानी सर्वप्रथम एक लाइन AB खींचा, उसके बाद बिंदु A पर एक न्यून कोण, हाँ, न्यून कोण की एक किरण AX खींचा। बात इतनी समझ में आई, इतना आपका 2 चरणों में आपका ये 2 चरण मैंने लिखवा भी दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना कि जो आपका प्रकार रहेगा उस प्रकार के सहारे से आप इसमें कितना, ये 3:2 कह रहा, 3:2 को अगर आप ऐड करते हो तो कितना हो जा रहा 5, यानी इसके 5 खंड, यानी कि इसके 5 पार्टों को यानी तोड़िए, काटिए। तो आप प्रकार का एक चाप ले लीजिएगा, ऐसे प्रकार के नोक को बढ़ा के एक चाप लगाइएगा, 2 चाप लगाइएगा, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। इस तरह से आप क्या करेंगे, 5 वाले के और लास्ट वाले से मिला दीजिएगा। चलिए पहले इनका नामकरण कर लेते हैं, A1, A2, A3, A4 एंड A5। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, B वाले को लास्ट वाले खंड से मिला दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनना है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनना है। मेरे भाई अगर वीडियो में थोड़ा सा साउंड आपको लगेगा तो आप उसको नज़रअंदाज ही कीजिएगा, क्योंकि आपको टॉपिक से मतलब है, ठीक है। बस मैं आपके साथ में जुड़ने रहने की चेष्टा करता हूँ और आपको अच्छे से कोई चीज़ें सिखाना चाहूँगा। तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर जितने इंच का कोण है, चाहे आप वो चादे के सहारे से माप लीजिए। मापने के बाद 3 की बात कर रहा है, 1 2 3, यानी यही 3 है और वही चाप या वही कोण यहाँ पर आंतरित कीजिए। कोण आंतरित करने के बाद जैसे ही जितने इंच का कोण होगा उतने इंच का ऐसे आप स्केल से या आप कंपास के जरिए इसको यूज कर सकते हैं। उतने इंच का कोण बना के आप ऐसे एक लाइन खींचेंगे और वो लाइन जो आप खींचेंगे हमेशा वो लाइन इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। ये वाली लाइन जो है
इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए और ये वाली लाइन इसके होनी चाहिए समांतर। समांतर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, और मिस्टेक क्या करते हो, यहाँ के कोण को आप अच्छे से मेजर नहीं कर पाते हो कि यहाँ कितने इंच का कोण है। जितने इंच का कोण यहाँ होना चाहिए उतने इंच का कोण यहाँ होना चाहिए। जब आप कर लेते हो तो फिर यहाँ पर ये लाइन ए बी को किसी पॉइंट पे काटता है, उसका नाम हम रख देते हैं सी, और यही हमारा 3:2 का रेशियो हो जाता है। तो आप रचना के जो चरण लिखने हैं वो क्या लिखोगे रचना के पद में, सर्वप्रथम एक रेखा ए बी 10 सेंटीमीटर का खींचा, उसके बाद बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण 45 अंश का, 45 अंश से दर्शा दो तो भी बहुत बेटर है। 45 अंश का ही बनाना, 60 कर दोगे ना तो 60 करने में दिक्कत क्या हो जाता है, 60 करने में प्रॉब्लम ये होता है कि ये वाली जो ग्राफ है, ये वाली जो लाइन है किरण, ये कुछ इस तरह से जाएगी और जिससे आपका नीचे की जो कॉपी का साइज रहेगा वो ज़्यादा एरिया या कवर कर लेगा, जिससे आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 45 डिग्री पर अगर आप करते हैं ना तो बहुत बेहतरीन से बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या कहा, अपनी इच्छा अनुसार, मैंने कहा चाप आपको मापना नहीं है, आपका इच्छा करा छोटा छोटा चाप करने के लिए तो छोटा ही काटिएगा, लेकिन एक प्रकार का आपका भी अपना क्या होना चाहिए, अनुमान होना चाहिए। अनुमान यह है कि अगर भाई 5 ही खंड करने, इतना बड़ा मैंने किरण खींच दिया तो 5 खंड थोड़े से बड़े बड़े फ्लास में ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5 खंड हमारे हो गए। लास्ट वाले खंड को मैं बी से मिला दिया, फिर इसके बी यानी कि लास्ट वाले को नहीं, हमने क्या कहा कि 45 अंश का कोणांतरित करते हैं, उसके बाद किरण ए एक्स खींचते हैं। ए एक्स पर 5 बिंदु A1 A2 A3 A4 A5 जो समान अंतःखंड के या समान खंड के 5 बिंदु हैं। अब इसके बाद बिंदु A5 को B से मिला देते हैं तथा बिंदु B पे जो कोण आंतरित होता है, यानी बिंदु B के समान कोण बिंदु A3 पर, बिंदु B3 नहीं A5 सॉरी, बिंदु A5 के समान कोण A3 पर आंतरित करते हैं तथा A3 को A5 के पैरेलल एक रेखा खींचते हैं। बिंदु किससे, A3 से एक रेखा खींचते हैं या लाइन खींचते हैं, तो वो लाइन क्या करती है, AB को बिंदु C पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार A3C समांतर BA5 प्राप्त होता है, जो रेखा AB को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है मेरे भाई। बस इतना आपको लिखना था। ठीक है, अब इसको 1 सेकंड के लिए रुकिए और फिर इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब ये गा नंबर क्वेश्चन पे आगे। गा नंबर का क्वेश्चन जो है वो एक ही क्वेश्चन यानी गा में 2 क्वेश्चन दिया है और दोनों ट्राइग्नोमेट्री के हैं। देखिए ट्राइग्नोमेट्री में एक में आपको कॉमन सेंस आपका जो है उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, तो वो कन्फ्यूजन पहले मैं दूर कर दूं। मैं और भी वीडियो में कहा हूं, लेकिन इस वीडियो में फिर से मैं कह दे रहा हूं, जो व्यक्तियों को यानी जो स्टूडेंट को 2021 में हाई स्कूल का एग्ज़ाम देना है और हाई स्कूल में अगर सर्वसमका फर्स्ट सर्वसमका की बात करें तो इसका यूज किसी भी प्रश्न में होता है, तो वो प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रख के ही तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से हर एक चीज़ को पढ़ते रहें। अगर आपके पास आपकी तैयारी कम है तो आप वो चीज़ें भी ना पढ़ें जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अब की बात ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ना होगा तो वीडियो रहेगा, आप पढ़ते रहेंगे, या और किसी सर का वीडियो देख के आप पढ़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि cot स्क्वायर थीटा -1 sin स्क्वायर थीटा इक्वल -1 कह रहा है क्या कि इसको बताइए, इतने से यही हमको वंशित करना है। ठीक है, जबकि कह रहा है क्या ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है, दोनों मिला के ये 2 और 2, तो मैं पहले LHS लिखता हूँ भाई मेरे, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा -1 sin स्क्वायर थीटा। तो मैं अगर कह दूं cot स्क्वायर थीटा -1 sin स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस ये सर्वसमका 3 है, सर्वसमिका 3 है, और सर्वसमका 3 से क्या होता है, सर्वसमका 3 से क्या होता है आपका, सर्वसमका 3 से आपको क्या करना है, इसका वैल्यू 1 करना है। तो ये 1 हो गया, तो माइनस आगे कॉमन था तो -1 हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, 2 नंबर इसमें आपको मिल गया। ठीक है, अब दूसरे की बात करें तो ये दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा और इंटू 1 + sin थीटा और इंटू 1 - sin थीटा और इक्वल आपको लाना क्या है 1। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्वसमका 1 का यूज होगा, इसीलिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, अगर आप देखिएगा ध्यान में एक चीज़ और मैं बता दूं,
अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार होंगे तो एक बार मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप ट्रायगोनोमेट्री आपका बढ़िया से ना तैयार हो, तो आप हमारे वीडियो को पढ़ के ट्रायगोनोमेट्री अपनी अच्छी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर आप पॉलिटेक्निक वगैरह की तैयारी करते हैं तो देखिए इस चैनल पर आपको पॉलिटेक्निक 2020 का जो पेपर हुआ था उसका वह पेपर का मैथ साल भी पूरी तरह से पढ़ा हुआ है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, अपने तरीकों को समझ सकते हैं कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी तरह से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो ये कुछ इस तरह से था, अब LHS हम लिख रहे हैं तो 1 प्लस साइन थीटा एंड क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब मैं आपको कह रहा हूं क्या, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब वर्गांतर की बात आ जाती है कि किसी ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इसका वैल्यू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा सरसम का 2 से सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, कास स्क्वायर थीटा कहते हैं। अब देखिए कहीं पर सेक थीटा और कास थीटा की अगर हम बात करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में क्या होता है 1 होता है मेरे भाई। कितना होता है 1 होता है। तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, ये प्रूफ दैट हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज मैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा साउंड ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इधर बगल में ना आज के दिन मेला लगता है, तो हमको लग रहा है आने जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है भाई। अब ये समझने वाली चीज़ें ये है कि क्योंकि हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो कंसंट्रेशन हमारा तो ठीक है, आपके साथ ठीक है, लेकिन आपका जो रिटेंशन रहेगा मेरे प्रति, जो आपको वीडियो देखकर फील होगा कहीं ना कहीं साउंड हमको लग रहा है आज ज़्यादा हो रही है। तो मेरे भाई इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगभग इस चैनल पर मैं अकेला इस चैनल पर करीब 80 प्लस वीडियो बना चुका हूँ। और आपके लिए इसमें कोई और चीज़ें नहीं है, आपके बेनिफिट की चीज़ें हैं। चाहे आप क्लास 10th में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो, 9th का भी आने वाला है, लेकिन अभी नहीं, 9th का भी चलेगा, लेकिन अभी कुछ 1-2 दिन के बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, लेकिन इसी महीने में ही 9th की भी सिलेबस एक और रेट चलती रहेंगी। बस साउंड की वजह से, साउंड होता है बगल में ना, तो वो साउंड आने की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है माइंड। मान लेते हैं कि आपको ना डिस्टर्ब होता होगा तो आप जरूर अपने कमेंट में कीजिएगा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं अपनी आवाज़ को थोड़ा सा और लाउडी और थोड़ा सा मैं चिल्ला के आपको बोलूँगा, आपको अच्छी आवाज़ देने की कोशिश करूँगा। लेकिन बगल से जब बाइक वगैरह की साउंड आती है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, ये सोच के कहीं ना कहीं आपको इससे इफेक्ट ना पड़े। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देना है, अगली वीडियो अगली बार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।